एक बार सोच के देखो, आपने अभी अभी एक ब्रांड न्यू कार ली है 15 लाख रुपए की, और आप नेचुरली एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये कार कम से कम भी 10-12 साल तो आराम से चलेगी। और फिर एक दिन आप फ्यूल कैप खोलते हो और वहां पे लिखा होता है E5, E10 और E20। लेकिन फिर आपको याद आता है कि इंडिया में E85 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और E30 की भी ऑलरेडी बातें चल रही है। सोशल मीडिया पे सब लोग ये कह रहे हैं कि E20 से माइलेज कम हो जाएगा, E85 ही फ्यूचर है, पुरानी गाड़ियां सारी की सारी ऑब्सोलीट हो जाएगी और अगर आप एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करेंगे तो आपका जो इंजन है वो डैमेज हो जाएगा। अब अगर आपने अपनी सारी हार्ड अर्न्ड मनी से एक कार खरीदी है तो एक सिंपल सा सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा, जो कि काफी नॉर्मल है, कि कल को अगर ये फ्यूल बदल जाता है तो मेरी गाड़ी का क्या होगा। और ये सवाल सिर्फ आपके दिमाग में नहीं आता, आज करोड़ों इंडियन व्हीकल ओनर्स के दिमाग में यही सवाल चल रहा है, क्योंकि एथेनॉल के साथ इंडिया से फ्यूल नहीं बदल रहा है, इंडिया अपने एनर्जी फ्यूचर को रीराइट करने की कोशिश कर रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं कि इथेनॉल एक्चुअली है क्या, E20, E30, E85 से एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ता है, क्या इससे तुम्हारी करंट गाड़ी बेकार हो जाएगी या नहीं। दूसरी बात, इंडिया सडनली एथेनॉल को इतना एग्रेसिवली पुश कर रहा है और इस पूरी प्रोसेस में एक्चुअली फायदा किसका है, किसान का, पॉलिटिक्स का, इंपोर्ट बिल्स में, किस चीज में। तीसरी बात, क्या एथेनॉल की वजह से जो इंडिया का पेट्रोल है वो सच में सस्ता होने भी वाला है या एक अलग ही मैथ है जिसके बारे में गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है। और चौथी बात, इंडिया ऑयल प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कहीं एक नई वाटर क्राइसिस तो क्रिएट नहीं कर रहा। G1 G2 एथेनॉल के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, आज के इस पूरे वीडियो में हम ये सारी चीजें डिकोड करने वाले हैं। मैं हूं तुम्हारा होस्ट अर्पित शर्मा। अगर तुम्हें भी ऐसी बिजनेस का, फाइनेंस का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। आपके लिए ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। अब 100% इथेनॉल ऑटोमोबाइल में यूज करने के लिए अनुमति देने वाला जो नोटिफिकेशन है वो हमने निकाला है, जिससे अब 100% इथेनॉल गाड़ी में, स्कूटर में और 3 व्हीलर में वो अलाउ हो जाएगा, और जिसके कारण प्रदूषण भी कम होगा और इथेनॉल के कारण कंज्यूमर के लिए पैसे की बचत भी होगी। ऑलराइट, सो जिसके पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, हमें एकदम बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यार E20 और E85 में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल एक्चुअली होते क्या है। तो फर्स्ट 2 मिनट में क्विकली हम इसको समझ लेते हैं। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो मेनली शुगर केन, मेज और राइस के कुछ बाय प्रोडक्ट से बनता है। इन क्रॉप्स को प्रोसेस करने के बाद जो अल्कोहल हमें मिलता है उसी को हम एथेनॉल कहते हैं, और इसी एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर अलग अलग ब्लेंड्स बनाए जाते हैं। इसलिए हमेशा जो भी फ्यूल होता है ना, वो E से स्टार्ट होता है। यहाँ E का मतलब है एथेनॉल, और उसके बाद जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर फ्यूल में एथेनॉल का कितना परसेंटेज है। मतलब अगर E20 फ्यूल है तो उसमें 20% एथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। ऐसे ही E85 का मतलब है 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल। देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच ये है, E20 को ज्यादातर नए पेट्रोल व्हीकल्स इंडिया में हैंडल कर सकते हैं और उसी तरीके से डिजाइन करे गए। लेकिन E85 एक कंप्लीटली डिफरेंट गेम है, क्योंकि इतनी हाई एथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन को हैंडल करने के लिए स्पेशली डिजाइंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से E20 और E85 की जो कैटेगरी है वो सेम नहीं है। तुम इसको बेसिकली ये समझ सकते हो कि जिस गाड़ी में पेट्रोल डलता है आप उसमें डीजल नहीं डालते हो। इसी तरह E20 और E85 दो डिफरेंट टाइप ऑफ पेट्रोल्स हैं। सो यहाँ पे बेसिकली लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उनकी कार का क्या होगा, और ये अनसर्टेनिटी ही वो चीज है जो लोगों को तंग कर रही है। तो देखो अभी E20 ऑलरेडी इंडिया का डिफॉल्ट फ्यूल बनता जा रहा है, इसी के साथ E85 लॉन्च हो चुका है और E30 जैसे हायर एथेनॉल ब्लेंड्स की भी बातें चल रही है। तो सवाल एकदम सिंपल है कि सडनली इंडिया एथेनॉल को इतना अग्रेसिवली क्यों पुश कर रहा है। लेकिन देखो फ्यूल का कंफ्यूजन तो फिर भी एक बार को ठीक है। लाइफ में अक्सर कुछ डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जहाँ एक छोटी सी गलती का असर बहुत लंबे टाइम तक रहता है, और इंश्योरेंस भी उनमें से एक है। इंडिया में इंश्योरेंस लेना तो काफी दूर की बात है, काफी लोगों के पास उसकी बेसिक अवेयरनेस और एजुकेशन तक नहीं होती। हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी लेनी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस की कितनी कवरेज होनी चाहिए, या फिर क्लेम के टाइम पे किन मिस्टेक्स की वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसी अवेयरनेस गैप को फिल करने के लिए डिट्टो इंश्योरेंस हर वीक एक फ्री लाइव मास्टर क्लास कंडक्ट करता है। देखो डिट्टो एक इंश्योरेंस एडवाइजरी फ्री प्लेटफॉर्म है विच इज बैक्ड बाय जीरोधा। ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स को आपके लिए इजी बनाते हैं। ये एक 2 डेज मास्टर क्लास है। डे 1 में टर्म इंश्योरेंस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कितनी कवरेज लेनी चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स लोग अननोइंगली कर देते हैं। उसके बाद डे 2 कंप्लीटली हेल्थ इंश्योरेंस पर फोकस्ड होता है, जहां डिस्कस किया जाता है कि सही हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज करें और क्लेम के वक्त किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि ये सेशंस कंप्लीटली लाइव होते हैं,
आप अपने क्वेश्चंस भी डायरेक्टली एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। 50,000 से ज्यादा लोग इन सेशंस को ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं और डिट्टो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो 10 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को राइट डिसीजन लेने में ऑलरेडी हेल्प कर चुका है विद 4.9 स्टार रेटिंग ऑन गूगल। तो अगर आप भी इंश्योरेंस को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से आप ये फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल्सो ये पूरा सेशन बहुत ही सिंपल इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है और एक बार रजिस्टर करने के बाद आपको दोनों दिन का एक्सेस साथ में मिल जाता है। सीट्स काफी ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए अभी के अभी जाके रजिस्टर करिए। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। अगर E20 और E85 बस पेट्रोल और एथेनॉल का मिक्सचर ही है तो फिर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली हो क्यों रही है, लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? देखो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आज के टाइम पे इंडिया की सड़कों पे लगभग 40 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, जिसमें से 26 करोड़ टू व्हीकल्स हैं और 5 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर कार्स हैं। और इसमें लाखों व्हीकल्स अप्रैल 2023 से पहले बनाए गए हैं, यानी कि तब E20 कंपैटिबिलिटी मैंडेटरी भी नहीं होती थी। मतलब करोड़ों इंडियंस ने अपनी हार्ड अर्न मनी से बाइक्स और कार्स खरीदी ये सोचकर कि वो आराम से अगले 10, 12, 15 साल तक चलेगी बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? पहला कंसर्न ये है कि जो माइलेज है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाता है क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से काफी कम होती है। E20 यूज करने की वजह से 5 से 7% और E85 यूज करने की वजह से 25% तक माइलेज ड्रॉप हो जाता है। दूसरा कंसर्न है कंपैटिबिलिटी। अगर कोई व्हीकल E20 के लिए नहीं डिजाइन किया गया है, मेनली वो व्हीकल्स जो 2023 के पहले बनी थी, वो गाड़ियां जरूरी नहीं है कि E20 के साथ कंप्लायंस करती हो। और अगर आप इन व्हीकल्स में कंटिन्यूअसली हायर एथेनॉल ब्लेंड्स यूज करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में फ्यूल लाइन, रबर सील्स, गैसलेट्स, फ्यूल इंजेक्टर्स जैसे जो भी कंपोनेंट्स हैं उनपे बहुत ज्यादा एडिशनल स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ तक कि ये सारी चीजें कंप्लीटली खराब भी हो सकती है। इसी के साथ कुछ एक्सपर्ट्स एथेनॉल के मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाले नेचर को लेकर भी कंसर्न्स रेज कर रहे हैं और इसी वजह से फ्यूल क्वालिटी डिग्रेडेशन और कोरोजन को लेकर भी डिस्कशंस होती रहती है। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जो ये दिखाए कि E20 की वजह से इंडिया में लार्ज स्केल पे इंजन फेलियर्स हो रहे हैं और शायद इस चीज का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। इसी वजह से ये डिबेट अभी तक चल रही है। व्हाई इज गवर्नमेंट पुशिंग एथेनॉल सो अग्रेसिवली? देखो अब ये चीज समझने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने कार के फ्यूल टैंक से बाहर आना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की कहानी है। सो जैसा तुम में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आज इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। हमारी जितनी भी जरूरत है उसका लगभग 85 से 88% क्रूड ऑयल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और इसी इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है मिडिल ईस्ट से। अब इस डिपेंडेंसी की वजह से एग्जैक्टली क्या होता है, एक बार तुम ये सोच के देखो कि तुम्हें महीने में 100 किलो चावल की जरूरत है, लेकिन तुम खुद से सिर्फ 15 किलो ही प्रोड्यूस कर पा रहे हो, बाकी 85 किलो तुम्हें बाहर से पड़ोसी से मांगना पड़ रहा है। अब अगर कल को पड़ोसी के घर में कुछ भी दिक्कत आ जाती है या फॉर व्हाटएवर रीजन वो पड़ोसी आपको चावल बेचना बंद कर देता है, तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको होगी? आपको। इंडिया की ऑयल कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या फिर ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे अगर कुछ भी डिसरप्शन हो जाता है, इन सबकी वजह से सीधा इंपैक्ट आता है हमारे इंडिया पे। ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, डॉलर ज्यादा बाहर जाता है और इसी के साथ इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन भी होता है। और शायद यही रीजन है क्यों इंडिया के लिए एथेनॉल सिर्फ एक पॉल्यूशन कंट्रोल करने का इशू नहीं है, ये एक एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है। और गवर्नमेंट का देखो सिंपल मानना है कि अगर हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग ज्यादा कर देंगे, एथेनॉल को ज्यादा यूज करेंगे, हमें कम पेट्रोल यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन कंट्रीज वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, कम डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे, हमारी जो करेंसी है वो भी ज्यादा स्ट्रांग होगी और ओवरऑल के सबके लिए बढ़िया है क्योंकि कंज्यूमर्स को सस्ता तेल मिलेगा और उसी के साथ फार्मर्स के लिए भी काफी ज्यादा बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या पेट्रोल सच में सस्ता होगा भी या नहीं? और इसका आंसर तुम्हें अगले 1 मिनट में ढंग से समझ में आने वाला है। देखो एक बार को मान लेते हैं जो पेट्रोल की प्राइस है वो है 100 रुपीज पर लीटर और आपकी जो कार है वो 17 किलोमीटर का माइलेज देती है, तो टेक्निकली हर किलोमीटर चलाने का प्राइस हो गया लगभग 5.9 रुपीज। अब मान लीजिए दूसरी तरफ E85 का जो फ्यूल है उसकी प्राइस है 80 रुपीज पर लीटर। यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस डेफिनेटली 20 रुपए सस्ता हो गया, लेकिन E85 की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो पेट्रोल से कम होती है, यानी कि आप ये कार अब 17 का माइलेज नहीं देगी और सिर्फ 11 किलोमीटर का माइलेज देगी, तो टेक्निकली हर किलोमीटर की कॉस्ट हो गई लगभग 7.3 रुपीज। यहाँ पे देखो फ्यूल तो डेफिनेटली 20 रुपए सस्ता हो गया, लेकिन जो माइलेज है वो लिटरली 25 से 30% तक कम हो गया। अब बाकी आप स्मार्ट ऐप खुद ही समझ सकते हैं कि कंज्यूमर के लिए सच में सस्ता हुआ या महंगा। तो चलो यार ये सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम इससे पॉल्यूशन तो कम होगा। अगर आपका भी ऐसा सोचना है तो एक और चीज पे नजर डालते हैं। देखो आज के टाइम पे इंडिया का जितना भी पॉल्यूशन है उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का, कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट का, बायोमास बर्निंग का, और ये सबके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है वो होता है हैवी डीजल ट्रक से, बसेस से और इंडस्ट्रियल मशीनरी से। मतलब पेट्रोल कार्स और बाइक्स का जो पॉल्यूशन परसेंटेज है वो रिलेटिवली काफी स्मॉल है, तो ओवरऑल इससे पॉल्यूशन थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई एथेनॉल यूज करने की वजह से इंडिया का जो पॉल्यूशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, अपेरेंटली वो चीज नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो
पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ तो क्या हो गया, कम से कम हमारे ऊपर फॉरेन इंपोर्ट्स तो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, हम लोग फुल्ली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो भी कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि असल में आज के टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा फ्यूल प्रॉब्लम पेट्रोल नहीं बल्कि डीजल है। आज इंडिया के टोटल पेट्रोलियम कंज्यूम में पेट्रोल का जो शेयर है वो लगभग 13 से 15% है, जबकि जो डीजल है उसका परसेंटेज लगभग 38 से 40% के आसपास है। यानी अगर कल सुबह इंडिया पेट्रोल को कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है तब भी हमारी सबसे बड़ी फ्यूल डिपेंडेंसी खत्म नहीं होने वाली है। और शायद इसी वजह से एक्सपर्ट्स मानते हैं इथेनॉल सॉल्यूशन का एक हिस्सा हो सकता है लेकिन पूरा सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एथेनॉल का फायदा सच में फिर हो किसको रहा है। तो ऑब्वियसली पहला है गवर्नमेंट, क्योंकि अगर वो एथेनॉल प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे तो ऑयल के इंपोर्ट्स कम होंगे, कम डॉलर आउटफ्लो होगा और ज्यादा एनर्जी सिक्योरिटी बनेगी, और कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी भी है। दूसरी तरफ जो फायदा होगा वो होगा फार्मर्स को, क्योंकि शुगर केन और मेज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका मतलब है नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड मोर स्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन पेट्रोल का इंपोर्ट कम करते करते हम शायद खुद के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी करते हैं जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। देखो बेसिकली ये चीज समझो, जो एथेनॉल होता है वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है G1 एथेनॉल जो मेनली शुगर केन जूस से बनता है या फूड ग्रेन से बनाया जाता है। इसी के साथ एक होता है G2 एथेनॉल जो यूजुअली एग्रीकल्चर वेस्ट, राइस स्ट्रॉज और बायोमास जैसे मटेरियल से बनाया जाता है। एक्सपर्ट के हिसाब से लॉन्ग टर्म में G2 ज्यादा सस्टेनेबल माना जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम पे इंडिया ज्यादा G1 पे डिपेंडेंट है। और G1 एथेनॉल का सबसे पॉपुलर सोर्स है शुगर केन, जो दुनिया की सबसे ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप में से एक है। और यही एथेनॉल की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म शुरू होती है। 1 लीटर पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए हमें बस कुछ लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। यहीं दूसरी तरफ G1 एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1 लीटर के लिए लगभग 1500 से 3000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और यहीं पे सबसे बड़ी आयरनी शुरू होती है, क्योंकि इंडिया के काफी सारे स्टेट ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस में हैं, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। और अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो ये वाटर क्राइसिस और ज्यादा मैग्नीफाई हो सकती है। तो हम फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल को आपकी गाड़ी में E85 मैंडेटरी हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि E85 और E20 दोनों अलग क्लास का फ्यूल है। लेकिन इसी के साथ अगर आप ये सोच रहे हो कि एथेनॉल अकेले पूरे इंडिया एनर्जी क्राइसिस को खत्म कर देगा तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। एथेनॉल इंडिया की हेल्प कर सकता है एनर्जी सफिशिएंट बनने में, लेकिन उस फ्यूचर में सोलर एनर्जी भी होगा, विंड एनर्जी भी होगा और ईवीज भी होंगी, इसी के साथ बायोफ्यूल भी होगा और शायद ग्रीन हाइड्रोजन भी। क्योंकि ऑनेस्टली इंडिया की एनर्जी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उसका सॉल्यूशन अकेले सिर्फ एथेनॉल सॉल्व नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ अगर आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द फ्री मास्टर क्लास ऑन इंश्योरेंस बाय डिटो। सीट्स काफी ज्यादा लिमिटेड है, सो डू इट राइट नाउ। और अगर आपको भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और बिजनेस डिकोड करना पसंद है जहां पे हम लोग सिर्फ टॉप हेडलाइंस को डिस्कस नहीं करते हैं बल्कि रियल प्रॉब्लम को समझते हैं, तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।